नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीबीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज। इस सीरीज में आज हमारे पास में 14 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के जो हमारे पास में 13 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, और पुरानी सीरीजें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर देख सकते हो। वहां पर आपको वेबसाइट की लिंक भी मिलने वाली है। और आज का वीडियो में जो क्वेश्चंस हमारे पास में है वो लगभग सिमिलर ऑप्शन के हैं जैसे एग्जाम में आते हैं, और जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो भी एग्जाम पैटर्न में ही है ना, जहां प्रश्नों को समझने में हमको दिक्कत जाती है। तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते चलिएगा और उसका आंसर निकालने का प्रयास करिएगा। ये वेबसाइट हमारे पास www.rajcomputerbatul.com। यहाँ पर टाइपिंग के लिए हम लोगों ने कोर्सेस लॉन्च किए हुए हैं। जैसे अभी सीपीसीटी के लिए है तो ये वाला जो कोर्स है आपके पास में ये 99 रुपीज़ का है 3 महीने के लिए, है ना। मतलब कि 90 दिन इसमें आपको टाइपिंग प्रैक्टिस मिल जाती है 99 रुपीज़ में। याद रखना है एक ही कंप्यूटर पे चलता है, सेकंड पे शिफ्ट नहीं होगा। दूसरे हमारे पास 149 है। अभी हाईकोर्ट के लिए वैकेंसी है तो हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए 149, और ये भी कितना है, ये भी 90 दिन के लिए ही इसका भी जो वैलिडेशन है वो होने वाला है। इसमें जो टाइपिंग के मैटर है वो जैसे हाईकोर्ट एग्जाम में आते हैं उसी एग्जाम में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इसमें भी हमारी जो कोशिश रहेगी एग्जाम तक के लगभग 100 टेस्ट इसमें हम देने की कोशिश करेंगे, 50 तो उसमें मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये ऐसे लोग जो अभी टाइपिंग जिनने सीखी नहीं है, इन्हीं से स्टेज से सीपीसीटी के बारे में उनको जानकारी लगी हुई है और वो घर पे ही टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो लोग हिंदी टाइपिंग कोर्स ये वाला ले सकते हैं जो कि 699 का है। और ये इसकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ के लिए होने वाली है, 6 महीने के लिए है। और इसमें आप टाइपिंग सीख सकते हो और 6 महीने में बहुत सारे जन टाइपिंग सीख सकते हैं, है ना। बहुत ईजी और बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको तैयार किया गया है विथ हाई स्पीड पैटर्न के साथ में। वैसे ही अगर जिसको इंग्लिश टाइपिंग सीखना होगा तो उसके लिए यही कोर्स 599 में मिल जाता है। किसका? इंग्लिश वाला जो कोर्स है 599 का मिल जाएगा, हिंदी वाला 699 का। और ये भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ में है और इंग्लिश वाला भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ में आने वाला है। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे पास में आज का पहला प्रश्न है यहाँ से, लॉगिन सिस्टम में पासवर्ड के साथ यूजर के फोन पर प्राप्त वन टाइम कोड भी आवश्यक है, यह किसका उदाहरण है ना। तो हमारे से बोल रहा है कि लॉगिन सिस्टम में जब हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं तो लॉगिन सिस्टम में पासवर्ड के साथ यूजर फोन पर प्राप्त वन टाइम कोड। कुल मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है कि मान लो किसी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप हो तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो वहाँ पर आपको आपका आईडी पासवर्ड तो होता ही है, तो लॉगिन पासवर्ड आपके पास में है उसको आपने डाल दिया। इसके अलावा आपको फोन पर वन टाइम कोड भी आवश्यक है। मतलब कि ठीक है कि आपने पासवर्ड वहां पे डाल दिया, लेकिन इसके अलावा आपको वन टाइम क्या चाहिए, वहां पर ओटीपी चाहिए, है ना, जिसके द्वारा फिर आप उसको अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हो। तो ये क्या कहलाता है ना। ये किसका उदाहरण है कि आपके पास में ऑलरेडी पासवर्ड है, उसके अलावा आपके पास फोन पे ओटीपी भी आ रही है उसको लॉगिन करने के लिए। अब आया प्रश्न समझ में। चलिए हमारे पास में डेटा कंप्रेशन हमारे पास में क्या होता है, डेटा को कंप्रेस करना है, साइज कम करके हमको आगे भेजना है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। हमारे पास में फिर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये ऐसा भी आता है एग्जाम में, याद रखना फुल फॉर्म पूछता है तो कैसा रहेगा 2FA इस तरीके से। और एक ऐसा भी आता है 3FA, ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 फैक्टर। और एक क्या आता है आपके पास MFA, ये क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अगला हमारे पास में सिंगल साइन वन टाइम और है डिस्क फॉर्मेटिंग। तो सिंगल टाइम वन टाइम ये तो सिर्फ एक ही बार हमको देना पड़ता है, उसके अलावा हमको लगेगा नहीं कभी। डिस्क फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने या SSD पेन ड्राइव इन लोगों को फॉर्मेट करके नए डेटा सेक्टर हम ट्रैक तैयार करते हैं, उसकी बात हो रही है। हमारे पास में हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो यही वाला है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो 2 फैक्टर आता है, 3 फैक्टर है, और 2 के बाद जितने भी जाते हैं सारे क्या आ जाते हैं आपके पास में, सिर्फ 3 वाला भी है, ये भी कहाँ चले आएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को अगर आपके पास में जो लॉगिन पासवर्ड है अगर आपने उसको 2 फैक्टर नहीं किया हुआ है तो एटलीस्ट 2 फैक्टर आप लोगों को उसको कर लेना चाहिए, है ना। ये मल्टी फैक्टर कर लो तो ये तो बहुत अच्छा है। जैसे आपके पास व्हाट्सएप पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है कि वहां पर इंस्टॉल करते हो तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आती है, उससे फिर आपका व्हाट्सएप ऑन हो जाता है। लेकिन उसको ऑन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए
अगर आपने टू फैक्टर ऑन किया हुआ है तो आपके पास पहले से एक पासवर्ड होता है, उसको डालकर और फिर ही आप व्हाट्सएप वहां पर यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, अगर नहीं किया हो आप लोगों ने तो कर लेना। और ये सारे पे चलता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जितने प्रकार के अकाउंट सभी पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है। थर्ड मिलती है हमको पास की मिलती है। तो पास की कहाँ चली जाती है, फिर थ्री फैक्टर में चली जाती है कि आपको पास की भी लेना है। पास की हर थोड़े देर में चेंज होते रहती है, तो और ज़्यादा सिक्योर भी होता है। चलिए, तो इसको याद रखना, टू फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का ग्राफिक मैथमेटिकल डिफाइन लाइन कर्व तथा शेप से बनाया जाता है और सामान्यतः एनलार्ज करने पर पिक्सेलेट नहीं होता। ठीक है, प्रश्न अगर पहली बार में आप जिसके भी समझ में आ गया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आ जाएगा। फिर इजी लगता है क्वेश्चन, एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा फिर इजी लगेगा। तो ये ऐसा जब पैटर्न एग्जाम में आता है, ऐसी लैंग्वेज आती है, तो आपको भी वहां पर ना पहले प्रश्न को ही समझने में पूरा ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन पे जाना चाहिए। हमको बोल रहा है किस प्रकार का ग्राफिक मैथमेटिकल डिफाइन लाइन, मतलब कि मैथमेटिकल गणितीय तरीके से, है ना, लाइनें जो है या ग्राफ है उसकी बात की जा रही है। डिफाइंड लाइन मतलब पहले से तैयार लाइन, इसके अलावा कर्व्स, है ना, जो मुड़ी हुई रहती है मतलब कर्व्स, तथा शेप्स मतलब आकृति से बनाया जाता है। मतलब कि हमको एक ऐसे ग्राफिक्स के बारे में पूछ रहा है, ऐसा ग्राफिक्स है, ऐसा चित्र है, या इस तरह का हमारे पास में एक इमेज है मान लीजिए, जिसको मैथमेटिकली डिफाइंड लाइंस, कर्व्स तथा शेप्स, इनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और इसकी खास बात क्या है, जो प्रश्न में लास्ट में लिखी है, क्या है कि इसके द्वारा जो ग्राफ या चित्र हम लोग तैयार करते हैं, उसको अगर हम एनलार्ज करते हैं, जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो पिक्सेलेट नहीं होती। पिक्सेलेट इन द मीन्स कि पिक्सल उसके फटते नहीं है। कितना भी हम जूम कर लेंगे, पिक्चर की क्वालिटी खराब नहीं होगी, है ना, और पिक्सल जो होंगे जैसे के वैसे रहेंगे, शार्प दिखेगा अच्छे तरीके से। हमको बोल रहा है क्या वो ऑडियो वेव होगा। मैंने पहले बता दिया, ग्राफ और चित्र की बात हो रही तो ऑडियो की जरूरत है क्या वहां पर, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। हमारे पास में रास्टर बिटमैप की फाइल बोल रहा है, तो रास्टर बिटमैप क्या होता है, ये इमेज फाइल का होता है। वेक्टर ग्राफिक्स बोल रहा है, वेक्टर ग्राफिक्स भी हम लोग इमेज के लिए यूज करते हैं। प्लेन टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल होगी क्या, नहीं, हमारे पास पे इमेज की बात हो रही। तो अब बात होगी सिर्फ इन दोनों की, ये दोनों क्या है हमारे पास में पिक्सल या इमेजेस से जुड़ा हुई बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम रास्टर की बात करें पहले, तो रास्टर हमारे पास में क्या है, ये भी इमेज का फॉर्मेट है, लेकिन जब इसको हम जूम करते हैं तो वो पिक्सेलेट कैसा है, हो जाता है ना। रास्टर इमेज जो होती है, जब इसको हम जूम करते हैं तो इसके पिक्सल्स फटने लगते हैं, है ना। तो और हमारे से प्रश्न क्या बोल रहा है कि जिसके पिक्सेलेट नहीं होते, मतलब पिक्सल्स फटते नहीं है, वो हमारे पास में क्या है, वो है वेक्टर। तो वेक्टर के लिए याद रखना, वेक्टर ग्राफिक्स कहता होता है हाई क्वालिटी का होता है। अगर रास्टर की इमेज की बात करें तो रास्टर की इमेज हमको इस तरीके से दिखती है, और अगर वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर की हमको इस तरीके से दिखती है। इतना अंतर होता है दोनों में। ठीक, तो याद रखिए कि रास्टर मतलब लो क्वालिटी और वेक्टर मतलब हाई क्वालिटी। एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, एग्जाम में प्रश्न आया कि वेक्टर ग्राफिक्स की प्रिंटिंग करनी है तो कौन से आउटपुट डिवाइस का हम लोग यूज करेंगे, है ना, उसका प्रिंट आउट अगर हमको निकालना है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, प्लॉटर का। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करना है तो किसका यूज करेंगे, प्लॉटर का, प्रिंटर का नहीं। अगर प्रिंटर से प्रिंट करना है तब हम क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग वहां पर रास्टर ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, है ना। पिक्सल फटते हैं मतलब इतने भी खराब नहीं होते, है ना, लेकिन जब हाई क्वालिटी की बात होगी तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होगा, सबसे ऊपर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल स्टैंडर्ड एक्चुअल रिकॉर्डेड साउंड वेव फॉर्म स्टोर करने के बजाय नोट्स, टाइम तथा इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन जैसी म्यूजिकल परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में प्रश्नों को पढ़ने से हमको एक चीज तो समझ में आई है कि यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, म्यूजिक की हो रही है ना, इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है ना। तो ऑल ओवर हमको यहाँ पर जिसको ढूंढना है वो साउंड से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे जेपीजी है, पिक्चर्स है, ये हमारे पास मीडी है, मीडी पोर्ट भी हम पढ़ते हैं, साउंड से रिलेटेड है। फिर हमारे पास पीएनजी है, ये इमेज से रिलेटेड है, और पीडीएफ जो है हमारे पास में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है।
ठीक है, तो अब आंसर मिल गया होगा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भैया मीडिया इंटरफेस, है ना, मतलब कि म्यूजिकल इंटरफेस जो हमारे पास में है डिजिटल, ये इसका राइट आंसर आने वाला है। मीडी को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है, जब कंप्यूटर को सही डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो वह बार बार समान सही रिजल्ट देता है। जब भी कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट देते हैं तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम लोग, तो वो क्या करेगा, बार बार क्या दे रहा है, बस सही ही रिजल्ट दे रहा है, गलत नहीं दे रहा है। यह व्यवहार कंप्यूटर की किस कैरेक्टराइज, मतलब किस विशेषता से सबसे अधिक संबंधित है? मतलब कि हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं और बार बार निर्देश दे रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं और हर बार वो सही आंसर ही दे रहा है, तो ये कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? बस इतना बताना है। हमारे पास में है इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन जो होता है ये हमारे पास तो होता है पर कंप्यूटर के पास नहीं होता है। इमोशन, ये भी हमारी विशेषता है, कंप्यूटर की विशेषता ये नहीं है। इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन की जो विशेषता है ये भी हमारे पास में होती है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच सकता, कुछ इमेजिनेशन नहीं कर सकता है, तो ये भी उसके लिए नहीं। ये तीनों किसके लिए है? ये हमारी विशेषता है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, यहाँ पर जो दी गई है उसके हिसाब से क्या है, एक्यूरेसी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो स्पीड ज़्यादा हो, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी हो, एक्यूरेसी हो, या हमारे पास में डिलीजेंस की बात कर ले हम लोग, या वर्सेटाइल की बात कर ले हम लोग, है ना। ये इसके कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत इनपुट डेटा से सामान्यतः गलत आउटपुट प्राप्त होता है। हाँ सही बात है, गलत इनपुट देंगे तो परिणाम गलत तो मिलेगा। इस इस प्रिंसिपल को किस फेस से व्यक्त किया जाता है? मतलब ये जो सिद्धांत है कि अगर आपने इनपुट दिया है गलत तो आउटपुट भी गलत मिलेगा, इस सिद्धांत को हम लोग किस फेस से व्यक्त कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंडीशन दी है, किसके द्वारा हम उसको दर्शा सकते हैं, किस पैरा की बात कर रहे हैं? हमको बोल रहा है बायोस। बायोस तो आपको मालूम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म होता है, इसका पहला काम पोस्ट होता है ना, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। फिर हमारे पास में क्या है, फीफो है। फीफो क्या बोल रहा है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये प्रश्न से रिलेट करता है क्या? हाँ थोड़ा सा तो ये प्रश्न से रिलेट करता है ना, ये नहीं करता है। फिर हमारे पास GIGO, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ये करता है क्या? तो हाँ ये भी प्रश्न थोड़ा सा रिलेट जरूर करता है। फिर है हमारे पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये प्रश्न से रिलेट करता है क्या? नहीं। तो ये पहला और लास्ट वाला ऑप्शन प्रश्न से रिलेट नहीं करता। हमारे पास में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला वाला बी नंबर का, ये क्या बोल रहा है कि पहले आओ और पहले निकल जाओ, पहले आएंगे प्रोसेस होगी आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है, लेकिन ये प्रश्न से सिर्फ इनपुट आउटपुट के मेथड के अकॉर्डिंग रिलेट करता है, प्रश्न से फुल्ली जो उसके रिलेट करता है क्या? नहीं, तो फुल्ली रिलेट ये नहीं करता है। तो ये ठीक है कि प्रश्न से मिलता जुलता है, पर ये आंसर है क्या? ये नहीं है। हमारे पास में बोल रहा है गलत इनपुट, तो यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं गार्बेज, कूड़ा, है ना। अगर कूड़ा दिया जाएगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? कूड़ा ही तो मिलेगा, है ना। कि भैया हमने अगर बोला कि 10 गधे अगर दौड़ते हैं तो जीतने वाला कौन होगा? गधा ही होगा, है ना। तो जो इनपुट दिया जाएगा आउटपुट में भी आपको क्या मिलेगा? वही चीज मिलने वाली है। तो गार्बेज इन एंड देन गार्बेज आउट, तो इसको याद रखना, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं, सारे फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं, तो यहाँ पे फुल फॉर्म्स रखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। मैंने जितने वीडियो में फुल फॉर्म्स आपको बताए हैं, इतने फुल फॉर्म भी एटलीस्ट अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, पूरी सीरीज भर में बहुत सारे फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिए, आगे भी हम पढ़ेंगे, इतने भी आपने तैयार कर लिए होंगे, तो इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर को लोकल नेटवर्क से जुड़ने के लिए आवश्यक इंटरफेस प्रदान करता है और मैक एड्रेस से एसोसिएट होता है? मैक एड्रेस तो आपको पता ही है, हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस को कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास IP एड्रेस होते हैं। तो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस क्या होता है? हमारे कंप्यूटर पे लगा हुआ वो हार्डवेयर पार्ट, जो लैन कार्ड होता है या इथरनेट कार्ड हम लोग उसको बोलते हैं, उसका एड्रेस होता है, तो वो फिजिकल एड्रेस होता है ना, मैक एड्रेस। तो अब हमारे पास में है कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है भैया? हार्डवेयर कंपोनेंट ढूंढना है। इतना क्लियर हो गया?
सेकेंड हमको बोल रहा है लोकल नेटवर्क से जुड़ने के लिए आवश्यक इंटरफेस, मतलब हम नेटवर्क से जुड़ना चाहेंगे या इंटरनेट से जुड़ना चाहेंगे तो हमको उस डिवाइस की आवश्यकता होगी, उस हार्डवेयर पार्ट की आवश्यकता हमको होने वाली है। दो चीज क्लियर हो गई, पहली चीज हार्डवेयर, दूसरा नेटवर्क का हार्डवेयर हमको ढूंढना है। और मैक एड्रेस मतलब जो फिजिकल एड्रेस को एसोसिएट करे या रिप्रेजेंट करे, ऐसा भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे पहले क्या हार्डवेयर, NIC क्या है, तो ये हार्डवेयर है। ALU हमारे पास में, ये भी हार्डवेयर हमारे पास में। SMPS ये भी हार्डवेयर है। प्लॉटर ये भी हार्डवेयर है। अब हमारे पास में इसमें से नेटवर्क का कौन सा हमारे पास में, जैसे हम बात करें प्लॉटर हमारे पास में प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। अभी देखा हमने वेक्टर ग्राफिक्स, हाईली ग्राफिकल प्रिंटिंग करने के लिए, बड़े आकार में प्रिंट करना, प्लॉटर का यूज करेंगे। SMPS हमारे पास में स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई हम लोग इसे कहते हैं, तो इसका काम खत्म हो गया। ALU ये हमारे पास CPU के अंदर होता है। क्या काम है इसका, समस्त अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कौन करता है, ALU करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसका फुल फॉर्म है, ये भी हमको पता है। अब अगर हम NIC की बात करें, NIC हमारे पास होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भैया LAN कार्ड, है ना, या एक नाम और क्या है इसका, ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड, तो LAN कार्ड बोल लो, ईथरनेट कार्ड बोल लो, या NIC कार्ड बोल लो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। और इसी का जो एड्रेस होता है वो कहलाता है क्या, मैक एड्रेस। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स को बहुत कम दूरी में जोड़ने वाला वायरलेस नेटवर्क सबसे उपयुक्त रूप से क्या कहलाता है। आपको स्मार्टफोन पता है, स्मार्ट वॉचेस आप लोगों को पता है, और ईयरबड्स जो है ये भी आप लोगों को पता है। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आजकल जहां देखो वहां पे बस कान में ऐसी लगी हुई रहती है, व्हाइट कलर की ज्यादा देखी है मैंने, है ना, आप लोगों ने भी व्हाइट कलर की ज्यादा देखी होगी। तो ईयरबड्स की बात कर ले, स्मार्ट वॉच की बात कर ले, तो हमारा फोन होता है, फोन से अगर हमने ईयरबड्स को कनेक्ट किया है, कर दिया कनेक्ट, वो सिर्फ हमारे फोन से कनेक्ट रहता है, किसी और से होगा क्या, नहीं। अगर हमारे फोन से कनेक्ट हो गया दैट मीन्स वो हमारे फोन से ही होगा। सेम कंडीशन स्मार्ट वॉच की है कि हमारे फोन से अगर वो कनेक्टेड है देन किसी और फोन से नहीं कनेक्टेड होगी। ब्लूटूथ डिवाइसेस की बात करें, ब्लूटूथ डिवाइसेस भी ऐसे होते हैं कि जैसे कोई ब्लूटूथ का स्पीकर होगा, अगर आपने फोन से उसको कनेक्ट कर दिया है तो उसी से कनेक्ट होगा, दूसरे पे नहीं होगा, जब तक इससे डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे अगले से वो नहीं टूटेगा। ठीक है, ये हमको पता है। अब हमको बोल रहा है कि ये वायरलेस तो है ना, साथ में क्या बोल रहा, नेटवर्क है। तो ये कौन सा हमारे पास में नेटवर्क है, तो पहली चीज तो ये कि वायरलेस हमको यहाँ पर पता है कि वायरलेस होना चाहिए। दूसरी चीज कम दूरी, तो आपको बता दूं जितने भी वायरलेस डिवाइसेस होते हैं उनकी दूरी कितनी होती है, तो 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 मीटर सभी की होती है, 30 फीट के आसपास बड़ी आसानी से चलते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब हमारे पास में नेटवर्क पूछ रहा है, तो हमारे पहले कौन सा है, नेटवर्क बैकबोन, है ना। नेटवर्क बैकबोन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, देखो नेटवर्क बैकबोन जो हमारे पास में होता है कि इंटरनेट बैकबोन, इंटरनेट का बैकबोन क्या होता है, तो वो कहलाता है नेटवर्क, है ना। बिना नेटवर्क के इंटरनेट सरवाइव कर पाएगा क्या, नहीं। लंबी दूरी तय कर पाएगा क्या, नहीं, नहीं चलेगा, है ना। तो याद रखना कि इंटरनेट का बैकबोन क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा, याद रखना। इसके बाद फिर वैन हमारे पास में वाइड एरिया नेटवर्क, तो वायरलेस होता है क्या, हाँ होता है, वो भी होता है। अगर क्या लगा होता सामने डब्ल्यू वायर मतलब वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, इसके आगे डब्ल्यू लगाओ तब होता है। यहाँ डब्ल्यू लगाया क्या, नहीं, नहीं लगाया, मतलब ये केबल पे चलने वाला है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहरी क्षेत्र में जो हमारे पास नेटवर्क होता है उसकी बात किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पास में है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो बहुत दूरी तो बहुत ज़्यादा हो गई इसकी, हजारों किलोमीटर में। मेन की बात करें तो ये भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हो जा रही, बहुत दूर हो जा रहा है। पेन जो हमारे पास में होता है ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यही इसका राइट आंसर है। क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत कम दूरी इसकी होती है। इसको याद रखना कि स्मार्ट वॉच, ईयरबड, ये कहाँ के एग्जाम्पल है हमारे पास में, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ स्पीकर भी डाल देना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराता है जहां रजिस्टर्ड कंपनीज, ट्रेडर्स सबमिट करती है और गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल बिजनेस करती है। यह
इंटरेक्शन सबसे उपयुक्त रूप से क्या कहलाता है? हमसे बिजनेस के एक फॉर्म की बात की जा रही है, एक प्रकार की बात की जा रही है जिसमें कोई व्यापारी है ना, कोई कंपनी हमारे पास में जो कि गवर्नमेंट के साथ में ट्रेडिंग्स कर रही है, गवर्नमेंट के साथ में काम कर रही है। तो ये हमारे पास में किस तरह के बिजनेस के अंतर्गत आने वाला है, बस ये हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना कि जब भी गवर्नमेंट के साथ में है ना कोई भी कंपनीज, रजिस्टर कंपनीज है ना, या कोई बड़ी संस्था काम करती है तो वो बिजनेस के दायरे में आता है, और जाहिर सी बात है वहाँ पर बड़े बड़े कामों की बात हो रही होगी। तो वो हमारे पास कौन से क्राइटेरिया कहलाएगा या कौन सा बिजनेस वो कहलाता है? हमारे पास में B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। ये तो B2B हो गया कि एक हमने खरीदा, जैसे मैंने खरीदा, मेरे को पसंद नहीं आता, मैंने मेरे दोस्त को दे दिया, वो वाला बिजनेस है। सॉरी, वो बिजनेस टू सी है ना, मतलब एक व्यापारी से कंज्यूमर को बेचा गया सामान। इसमें क्या आएगा, कोई व्यापारी होगा और किसी रिटेल पे दे दिया, किसी को सामान बेच दिया, वो आएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये मेरा है कि मेरे दोस्त, मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे दोस्त को दे दिया, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। फिर हमारे पास में है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस वाला जो ऑप्शन है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। गवर्नमेंट है, बिजनेस मतलब व्यापारी है। पीयर टू पीयर, बेसिकली पीयर टू पीयर हमारे पास नेटवर्क होता है ना, जिसमें हर एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से सीधे सीधे कनेक्टेड रहता है, तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। तो इसको याद रखना, ये टाइप्स है हमारे पास, है ना। बाकी हमारे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए फाइनेस्ट, ऑर्डर्ड और अननेमेबलिंग्स स्टेप्स के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर हमारे पास में कोई प्रॉब्लम दी है, कोई समस्या दी है ना, उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए फाइनेस्ट ऑर्डर मतलब बिल्कुल सटीक रास्ता चाहिए। वो भी कैसा चाहिए? ऑर्डर मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके में, एक सीक्वेंस में कि ये प्रॉब्लम आई है हमारे पास में, पहले हमको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। ये स्टेप्स की बात होगी किसमें? फाइनेस्ट ऑर्डर में, है ना। यहाँ पे स्टेप्स उसने खुद ही दे दिया। सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास में स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण उसकी पूरी प्रोसीजर है तो वो क्या कहलाती है? देखते हैं। हमारे पास में है प्रोटोकॉल केबल, है ना। तो प्रोटोकॉल केबल तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि केबल यूज करेंगे तो हार्डवेयर पे चला जाएगा। प्रोटोकॉल हमारे पास में लॉजिकली होते हैं, तो ये अलग अलग बात है भाई। हार्डवेयर की अगर बात करें तो हमारे पास में स्टेप या चरणों की बात की जा रही है, स्टेप्स की, तो वहां पे हार्डवेयर तो कहीं पर भी नहीं आने वाला है। हमारे पास डेटाबेस है, तो डेटाबेस में हमारा जो डेटा होता है उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, सही तरीके से उसमें क्या किया जाता है? उसको अरेंज किया जाता है ना, और फिर उसमें से सूचनाएं निकाली जाती है। तो ये तो ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है? एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर आके हमारा जो प्रश्न है वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है किस पे? एल्गोरिथम का नाम सुन के। क्यों? एल्गोरिथम किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखी गई चरण होते हैं, लिखी गई प्रोसीजर होती है। कोई भी काम अगर हमको करना है और हमने उसको स्टेप बाय स्टेप तरफ से लिखा हुआ है तो वो उस काम के लिए कैसी हो गई? एल्गोरिथम हो गया, है ना। आपने लिख के चलाए गए, उसको कोई भी देखेगा तो पहली जो स्टेप है उसके बाद अपने आप वो दूसरी कर लेगा, है ना, क्योंकि वहां पे सारी स्टेप कैसी है? लिखी गई है। तो याद रखना, एल्गोरिथम हमेशा कैसा होता है? लिखा गया फॉर्मेट होता है। किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो उसके चरणें होती है, प्रोसीजर होती है, उसको लिखा हुआ जाता है, वो कहलाता है एल्गोरिथम। कौन सी डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस डाटा को रिलेटेड टेबल में ऑर्गेनाइज करती है ताकि अननेसेसरी डुप्लीकेशन कम हो और डेटा कंसिस्टेंसी बेहतर है? डेटा कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, है ना। डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी तो डेटा कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब संगत, और इनकंसिस्टेंसी मतलब कि विसंगत अगर डेटा हो गया तो खराब हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रश्न हमारे पास में DBMS का है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे पास में है उसका प्रश्न है। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि किसी डेटाबेस में डिजाइन प्रोसेस डाटा को रिलेटेड टेबल्स में ऑर्गेनाइज करती है, मतलब व्यवस्थित करती है, ठीक है, ताकि अननेसेसरी डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट्स जो आते हैं, है ना, डुप्लीकेट्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं बेसिकली किसकी? रिडेंडेंसी की। रिडेंडेंसी क्या होता है कि एक ही प्रकार के डेटा का, कोई एक डेटा आपके पास में है और उसको कंप्यूटर में आपने अलग अलग जगह सेव कर दिया। क्यों सेव कर दिया भाई? एक जगह से खराब हो गया तो,
तो ये जो स्टेप्स आपने उठाया है, ये आपका एक डेटा था, नुकसान होने के डर से आपने उसको अलग अलग जगह कंप्यूटर में सेव करके रख दिया है उसी नाम से। तो यहाँ पर निर्माण हो गया किसका? डेटा रिडंडेंसी का। रिडंडेंसी क्या होता है? डेटा की पुनरावृत्ति। और डेटा की पुनरावृत्ति या रिडंडेंसी से निर्माण होता है किसका? डेटा इनकंसिस्टेंसी की। डेटा इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न हो जाएगी तो आपका डेटा फिर कंसिस्टेंस रहने वाला है क्या? नहीं रहेगा। लेकिन हमारे पास ये स्टेप्स यहाँ पर बोल रही है कि अननेसेसरी डुप्लीकेट कम और डेटा कंसिस्टेंसी बेहतर हो सकती है। कैसे बेहतर हो सकती है? हमको बोल रहा है वो कि डिफ्रेगमेंटेशन कम करने से होगा क्या? नहीं, है ना। डिफ्रेगमेंटेशन अगर हमारे पास में क्या हो तो हार्ड डिस्क में डाटा को व्यवस्थित करने की बात हो रही है। एनिमेशन पावर पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कहीं रिलेटेड नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास में है ना। और फिर हमारे पास है रीडिंग, है ना। तो रीडिंग करेंगे तब भी वही प्रॉब्लम आएगी। हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या? नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद होने वाला ये है कि हम सारे डेटा को बराबर से मैनेज कर पाएंगे और इसको करने से डेटा की जो रिडंडेंसी होगी वो कैसी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। डेटा की रिडंडेंसी कम हो जाएगी, पुनरावृत्ति कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? हमारा जो डेटा होगा कैसा होगा? कंसिस्टेंस रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन करके बार बार जो स्टेप दोहराई जा रही है उसको कम किया जा सकता है ना। और एक फिक्स स्टेप हम वहां पर ला सकते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में ऑक्टेल नंबर 57 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। जब भी हमको क्या निकालना हो, डेसिमल निकालना हो, चाहे हेक्साडेसिमल का निकालना हो या ऑक्टेल का निकालना हो, ये बहुत इजी रहते हैं, याद रखना। ये उससे भी ज्यादा इजी है। कौन सा? कि कोई संख्या दी है उसका आपको ऑक्टेल निकालना है, उससे भी ज्यादा इजी रहता है। देखिए हमारे पास में क्या है? ऑक्टेल संख्या दी है कितनी? 57 क्या है? ये ऑक्टेल संख्या है और आपको किससे बदलना है? उसको डेसिमल में बदलना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपके पास ऑक्टेल दिया हो या हेक्साडेसिमल दिया हो, सेम फार्मूला यूज करना जो बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम। तो हमारे पास में ऑक्टेल संख्या दी गई है और उसको डेसिमल में बदलना है। क्या करना है हमको? 58 दिया है तो मैं यहाँ पे सीधे ऐसे लिख दूं कि 5 लिखा है और 7 लिखा है, दो संख्या हमारे पास में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑक्टेल संख्या निकालना है, मतलब 8 की बात हुई तो ये 8 और ये 8, दो लिख दिए मैंने, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको घात लगानी है। कहाँ से लगाएंगे हम? 0 से, और वो भी उस तरफ से। तो 8 की घात हमने क्या लगाई? 0। फिर 8 की घात क्या लगाई हमने? 1। अगर ये 3 संख्या होती तो 8 की घात क्या लगाते? फिर हम 2। 4 होती तो 8 की घात हम 3 लगाते। तो 1 2 3 ऐसे हमको घात लगा देनी। अब यहाँ पर घात क्या लगी हमारे पास पे? 2 लगी है, बस 2 संख्या थी इसलिए। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 की घात क्या है? 0। तो किसी भी संख्या की घात जब भी क्या हो? 0 हो, तो उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो क्या आता है? वो आता है भैया 1। क्या आएगा? 1 आएगा सिर्फ। अब यहां पर 8 की घात क्या है? 1। तो 1 का 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? वहां पर आएगा भैया 8। इतना हो गया क्लियर। इसका काम खत्म कर दिया, अपने सॉल्व करके यहाँ पे लेके आ गए। अब जो बात हमारे पास में होने वाली है वो ये है कि हमको इंटू करना है। कैसा इंटू करना है? वर्टिकल इंटू करना है। इस 1 का गुना हम करेंगे किसमें? 7 में। तो कितना आएगा भैया? 7 आ गया। 7 का गुना 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 आ गया। अब इस 8 का गुना हम करेंगे इस 5 में, कितना आएगा? यहां पर आएगा भैया 40। 8 पंचे 40। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47। तो 47 क्या हो गया हमारे पास में? ये निकल गया हमारे पास डेसिमल। ठीक, बस 47 जहां पर भी दिखे उसको आंसर लगा दीजिए, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक, ऐसे करिएगा। ऐसे हम हेक्साडेसिमल दिया रहता तो यहाँ पे 16 की घात 0 और 1 करके फिर ऐसा करते। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन खोलने के लिए सामान्यतः कौन सी की उपयोग की जाती है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? लिब्रे ऑफिस में राइटर। राइटर याद रखना, जैसे हमारे पास में एमएस वर्ड होता है वैसे लिब्रे ऑफिस में क्या होता है? राइटर होता है। ठीक, इसमें नेविगेशन पेन खोलना। नेविगेशन मतलब कि आपकी हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी या टाइटल्स होंगे, पैरा होंगे, इस पे नेविगेट करने के लिए हमको नेविगेशन पेन की आवश्यकता होती है। तो नेविगेशन हम लोग वहां से ओपन कर सकते हैं।
कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पर हमारे को जरूरत है किसकी भैया? शॉर्टकट की। जैसे बोल भी रहा ना कि जो आपके हेडिंग ओपन करे, टेबल, इमेज, जो भी पेज पर आपके होगा सीधे हम उस पर नेविगेट करेंगे, सीधे वहां जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो हम लोग नेविगेशन पेन ओपन करने के लिए प्रेस करने वाले किसको? F5 को यूज करने वाले हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे F5, और इसको ऐसा कैसा याद रखेंगे? अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन डिजाइन, लोगो, फॉन्ट स्टाइल तथा कॉमन लेआउट को इस प्रकार बदलना चाहते हैं कि मॉडिफिकेशन कई स्लाइड पर कंसिस्टेंटली दिखाई दे। कौन सा पावर पॉइंट फीचर उपयोग किया जाएगा? तो प्रश्न समझ में हमको आ रहा है कि हम लोग प्रेजेंटेशन डिजाइन में, मतलब पावर पॉइंट की बात हो रही, वहां पर हमको डिजाइनिंग करनी है और हम इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि हम लोग उसमें चाहे लोगो लगाए या फॉन्ट का स्टाइल या कोई कॉमन लेआउट हम लगाए, किस तरह लगाए कि वो कई स्लाइड पर चले जाए, मतलब कि जितनी भी स्लाइड वहां पर हमारे पास में होगी हमारी फाइल में सब पर अप्लाई हो जाए। तो ऐसा हम कब कर सकते हैं, है ना? मान लो हमारा 100 स्लाइड है, अब 100 स्लाइड पर हमको क्या लगानी है? वही एक जैसी इमेज लगानी है, एक जैसे टाइटल लगाने हैं, बाकी बीच का मैटर सबका अलग अलग है, वाटरमार्क हमको लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में कि हम लोग क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। हम स्लाइड मास्टर पे जाएंगे और स्लाइड मास्टर पे हम सारी चीजें लगा देंगे और सेव कर देंगे। अब वो अप्लाई हो जाएगी अपने आप किस पे? पूरी की पूरी 100 स्लाइड पर सेट हो जाएगा। फिर उस पर जो मैटर आपको अलग से लिखने हैं, इमेजेस लगानी है, वो आप लगा सकते हो। स्लाइड मास्टर में हम जो लगाएंगे वो जैसा का वैसा रहता है, याद रखना। क्या आंसर आएगा इसका? स्लाइड मास्टर। नोट्स पेज की अगर हम बात करें तो जो स्लाइड हमारे पास से बनाते हैं, तो नोट्स पेज में होता है क्या है कि ये आपकी एक्चुअल स्लाइड है और यहाँ नीचे क्या होता है? उसके नोट्स लिखे होते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ लिखी होती है। तो ये जो नोट्स पेज होता है ये किसके लिए होता है? ये प्रेजेंटेटर, प्रस्तुतकर्ता जो होता है भाई, उस स्लाइड को जो एक्सप्लेन कर रहा हो उसके लिए होता है। तो सामने लोगों को क्या दिखेगा? सिर्फ ये स्लाइड दिखती है, ये दिखता है क्या? नहीं। ये किसके पास है? उसके पास में। स्लाइड सॉर्टर ओनली, जिसमें स्लाइड को सॉर्ट किया जाता है। जितनी भी स्लाइड होगी 6-8 बार सब एक साथ आ जाएगी, उसको आप अलग अलग सीक्वेंस भी वहां से चेंज कर सकते हैं, एक साथ देख भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 6 रहती है, ये भी याद रखना। रिहर्सल टाइमर, तो जब आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार करें तो रिहर्सल करने के लिए आप टाइम सेट करते हैं कि इतनी देर मेरे को लग रहा है उसको पूरा बोलने में, तो इतना टाइम में सेट कर दूं, है ना? वहां पर यूज करते हैं। अगला है प्रश्न, कैश मेमोरी का कौन सा लेवल सामान्यतः इंडिविजुअल सीपीयू कोर के सबसे निकट होता है और सबसे तेज कैश एक्सेस प्रदान करता है? कैश मेमोरी की बात कर रहा है। तो हमारे पास में कैश मेमोरी का लेवल कौन सा लेवल है जो सामान्यतः कहा रहता है? सीपीयू कोर, मतलब एक्चुअल सीपीयू जहां पर काम करने वाला है उसके पास में होता है। देखिए हमारे पास में जो इसके लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं, L1, L2 और L3। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों को ध्यान से समझिएगा कि लेवल 1 जो होता है इसमें कैपेसिटी की बात करें या उसका साइज की बात करें तो वो कैसा होता है? कम होता है। लेकिन जो स्पीड होती है, स्पीड वो कैसी होती है? वो ज्यादा होती है। स्टोरेज कैपेसिटी कम है लेकिन स्पीड कैसा है? ज्यादा है। वही हम L2 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी? स्पीड कम से कैसी होगी? मीडियम हो गई भैया, मीडियम हो गई, मतलब कम से थोड़ी सी ज्यादा इसमें क्या आ जाएगी? स्टोरेज कैपेसिटी आ जाएगी। लेकिन अब स्पीड क्या हो गई? स्पीड भी कैसी हो गई? मीडियम हो गई, मीडियम लेवल पर स्पीड आ गई। वहीं पर अगर हम L3 की बात करें तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी होती है? ये होती है भैया ज्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है दोनों की तुलना में। और स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी कम। तो इसकी स्पीड कम होती है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, ये बीच में है, दोनों बराबर रहने वाली है। और L1 जो होता है इसकी जो डाटा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की वो कम होती है, स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू किसके लिए जाना जाता है? सीपीयू काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और वो भी कैसा? तेजी से। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जरूरत किसकी है? सीपीयू को तेजी की जरूरत है, ना कि स्टोरेज की। तो यहाँ पर जो सीपीयू कोर होता है उसके पास में कौन सा होता है? सबसे L1 होता है, L3 थोड़ा सा दूर होगा बस। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? वो L1 आ जाएगा। L1 कैश जो होती है ये सीपीयू कोर के बिल्कुल नजदीक होती है। और इन जो बाकी जो हम पर लेवल्स होते हैं इसकी मैंने आपको जानकारी दे चुका हूं। डिस्क केस है, ये सीपीयू की बात कर रहा है तो डिस्क की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो याद रखिएगा। किसी प्रोसेसर को
मनचाहे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि प्रोसेसर को मदरबोर्ड के खाली स्थान से फिजिकली तथा इलेक्ट्रिकली कंप्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, हम जैसे अलग अलग मदरबोर्ड आते हैं और उस पर प्रोसेसर भी हम लोग मल्टीपल टाइप के यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक हमने मदरबोर्ड ले लिया उस पर सारे प्रोसेसर लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसका मदरबोर्ड अलग अलग आता है। ठीक, इतना हमको पता है पहले से। अब बात ये हो रही है यहाँ पर कि मदरबोर्ड के खाली स्थान से फिजिकली इलेक्ट्रिकली कंप्लीमेंट होना चाहिए। मतलब कि मदरबोर्ड का जो जहाँ पर हम लगाते हैं प्रोसेसर को, जहाँ पे लगाएंगे उसकी जगह, आकार और उसकी जो पिन्स होगी वो कैसी होनी चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए किसके, प्रोसेसर के। तो इसे क्या कहते हैं, जिस जगह पे हम लोग क्या है करते हैं मदरबोर्ड में प्रोसेसर को फिजिकली कनेक्ट करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। ठीक, ऑडियो जैक में तो हम स्पीकर लगाएंगे या फिर माइक लगाएंगे, ये तो होगा नहीं। यूएसबी पोर्ट में हम लोग अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, 127 है ना, 127 प्रकार के डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं और उनको चलाते हैं। सीपीयू सॉकेट और साटा केबल, तो साटा केबल तो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, चाहे हार्ड डिस्क कनेक्ट करना हो या फिर हमको डीवीडी राइटर या सीडी रोम कनेक्ट करना होगा नए वाले, तो वहां पर हम इसका यूज कर रहे हैं। हमारे पास में सीपीयू के लिए बोल रहा है तो क्या जाएगा, सीपीयू सॉकेट। तो याद रखना, सीपीयू मदरबोर्ड में जिस जगह पे लगता है उसे क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, बस ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज इंटरफेस प्रोटोकॉल सामान्यतः उन हाई स्पीड एसएसडी से संबंधित है जो ट्रेडिशनल डेटा बस के बजाय पीसीआई एक्सप्रेस के माध्यम से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से समझना, आंसर हमको बहुत इजी मिल जाता है। तो हमसे बोल रहा है कौन सा स्टोरेज इंटरफेस प्रोटोकॉल, तो हमको क्या देखना है, स्टोरेज इंटरफेस वाला। सामान्यतः उन हाई स्पीड एसएसडी में भी हम डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, से संबंधित है। यहाँ पे स्टोरेज की हमसे बात हो रही है और एसएसडी में हम डाटा स्टोर करते हैं। जो ट्रेडिशनल साटा बस, मतलब ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो पहले से चली हुई आ रही है, ट्रेडिशनल साटा बस के बजाय पीसीआई मतलब जो हमारे पास नए वाले पीसीआई सॉकेट पे हम लोग यूज करते हैं के माध्यम से कम्युनिकेट करती है। तो हमसे एक ऐसे पोर्ट की बात की जा रही है जहां पर हम लोग लगा सकते हैं क्या, नई वाली एसएसडी जो हमारे पास में उसको कनेक्ट करने की बात हो रही। हमारे पास में है वीजीए से क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग, मॉनिटर। एनवीएमई, इससे क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग, एसएसडी। आईडी प्रिंटर मोड, आईडी बेसिकली आईडी का यूज हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर के लिए भी ठीक है। PS2 से हम क्या कनेक्ट करते हैं, इससे हम कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड और माउस, वो भी कौन से, पुराने वाले। तो क्या बचा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर बचता है यहाँ पर एनवीएमई। तो एनवीएमई याद रखना, हमारे पास जो एसएसडी आती है फिलहाल वो साटा और एनवीएमई के नाम से आती है। जो साटा वाली है ट्रेडिशनल में क्या लगेगी, साटा बस केबल की जरूरत पड़ेगी, और एनवीएमई जो होती है ये कहाँ लगती है, पीसीआई एक्सप्रेस पे, तो ऑन बोर्ड ही वो कनेक्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड उसकी होती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रोम को अल्ट्रावायलेट लाइट की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना, और याद रखना ऐसे जब भी प्रश्न एग्जाम में आए तो उसको पूरा पढ़ना है ना, बीच में से थोड़ा सा पढ़ के और आंसर पे मत चले आना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं और बाद में फिर मुझे आके बताते हैं कि प्रश्न उन्होंने शुरू से पढ़ा और आंसर लगा दिए, सही हो गया, और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं जबकि वो गलती कर चुके रहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है किस प्रकार की रोम को अल्ट्रावायलेट लाइट, बस इतना अगर प्रश्न पढ़ के और सीधे आंसर पे जाएगा तो डेफिनेटली गलती होगा आंसर, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट के बारे में पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा, ये तो आपको जबरदस्ती डाल दी दिमाग में। पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है कि बिना, है ना, इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो आपसे वो सीधे सीधे बोल रहा है कि किस प्रकार की रोम इलेक्ट्रिकली इरेज और प्रोग्राम की जा सकती है। यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन लिखी है ये आपके दिमाग को भटकाने के लिए लिखी गई है। ठीक है, तो प्रश्न पूरा पढ़िएगा, आखिर में पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो अल्ट्रावायलेट के लिए पूछता हमसे तो हम लोग क्या लगाते, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नहीं लगाते, है ना।
वोलेटाइल अल्ट्रा वायलेट के लिए हम क्या लगाते हैं, अल्ट्रा वायलेट के लिए हम लगाते हैं ये वाला, ये क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अल्ट्रा वायलेट के लिए, है ना। तो हमने जल्दी से पढ़ के आंसर लगाया तो ये लगा देते, ये कैसा हो जाता है इसके लिए गलत, क्योंकि हमसे वो ये पूछ रहा है क्या, नहीं, क्या पूछ रहा है, ये वाला। तो वो आंसर है हमारे पास में ये वाला, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ईईपी रोम जो हमारे पास में है, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इसको मिटाने के लिए हमको हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पल्स चाहिए, और इन दोनों में अंतर भी है बेसिक सा, कि दोनों को हम लोग इरेज तो कर सकते हैं, इसको अल्ट्रावायलेट किरणों से, इसको हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक पल्स से, लेकिन अगर हमको ईपी रोम को फिर से रिप्रोग्राम करना है तो इसके मैन्युफैक्चर के पास हमको भेजना पड़ेगा, वो करके हमको वापस भेजेगा, जबकि ये वाली रोम को हम खुद ही कर सकते हैं, जगह पे बोर्ड पे ही हम रीसेट करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुपरमार्केट सिस्टम किसी प्रोडक्ट पैकेट पर प्रिंटेड पैरेलल ब्लैक बार्स और स्पेस के पैटर्न को पढ़ता है, इससे कौन सा इनपुट डिवाइस सबसे अधिक रूप से उपयोग होता है। तो ये तो आपको इसका आंसर आप लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर बात किसी हो गई, प्रोडक्ट की बात हो गई, दूसरी चीज पैरेलल ब्लैक बार्स की बात हो गई। तो आप वैसे भी पैरेलल ब्लैक बार्स बनाओगे तो इस तरीके से बन जाएगी समानांतर लाइनें। ठीक, अभी जो समानांतर लाइनें हमारे पास में है, ये लाइनें और प्रोडक्ट पे भी है, मतलब वस्तु के ऊपर छपी हुई रहती है, तो क्या कहलाती है ये हमको पता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है भैया बारकोड रीडर, है ना। इन लाइनों को अगर हमको पढ़ना होगा सुपरमार्केट में, इन प्रोडक्ट पे इन लाइनों को हमको पढ़ना है, और भी जगह बहुत सारी जगह रहती है, क्या रहती है, बारकोड्स रहते हैं, इनको पढ़ने के लिए हम लोग बारकोड रीडर का यूज करते हैं। MICR बैंक पे यूज होता है, OMR वस्तु इस प्रकार के जो जहाँ पे हमारे पास पैटर्न रहता है उनको पढ़ने के लिए जो गोले बनाते हैं, और प्लॉटर हाई डेफिनेशन की जो वीडियो इमेजेस होगी उनको प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को डिस्प्ले सरफेस पर सीधे पॉइंट करके पोजीशन सेलेक्ट करने देता है और ऐतिहासिक रूप से CRT स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता था। मतलब CRT स्क्रीन के साथ में कौन सा, क्या हमारे पास में पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज किया जाता था। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस अगर हम वैसे भी बात करें, हमारे पास में क्या होता है, माउस है, ट्रैक बॉल है, हमारे पास जॉयस्टिक है और लाइट पेन है, टच स्क्रीन। क्योंकि ये ऐतिहासिक मतलब पुरानी बात हमसे कर रहा है, तो वहां पर हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा पे माउस, हमारे पास बचा ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन बचा हुआ है। तो हमारे पास में जो CRT मॉनिटर के साथ चलता था, तो प्लॉटर तो प्रिंट करने के लिए ये नहीं होगा, लाइट पेन हमारे पास में ठीक है, स्पीकर तो ऑडियो के लिए हो रहा है, पॉइंटिंग डिवाइस है क्या, नहीं है। ड्रम प्रिंटर ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है क्या, नहीं है, तो आउटपुट की बात हो रही है। तो हमारे पास क्या बचता है, सीधे सीधे लाइट पेन ही यहाँ पर बचता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कैरेक्टर तथा ग्राफिक्स मुख्य रूप से किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो DMP प्रिंटर में ग्राफिक्स बनाना हो या कैरेक्टर्स हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे, हमको बोल रहा है पिन के पैटर्न्स द्वारा इंक रिबन पर प्रहार। तो हाँ, पिन जो रहती है ना, तो पिन से प्रहार करेगा और रिबन का यूज करता है, तो ये ठीक है। फिर हमारे पास में केवल लेजर का यूज DMP नहीं करता है, लेजर का यूज दूसरे प्रिंटर करते हैं हमारे पास। ऑप्टिकल डिस्क ये भी नहीं होगा, स्क्रीन पर पिक्सल प्रोजेक्ट ये भी नहीं होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि हमारे पास डॉट मैट्रिक DMP प्रिंटर है, इसमें पिन लगी होती है, उसको हैमर्स बोलते हैं हम लोग, नीडल्स भी बोलते हैं हम लोग। वो कहाँ पड़ेंगी, हमारे पास रिबन पे, रिबन के पीछे कागज रखा हुआ है, सीधे वहां पे अक्षर या ग्राफिक छप जाता है, तो याद रखना ये वाला। और इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर के संदर्भ में PPI मुख्य रूप से किसकी संख्या को दर्शाता है। तो PPI फुल फॉर्म में इसके पहले भी पढ़ा है, जहां तक मेरे को याद है, क्या होता है, पिक्सल पर इंच। किसकी बात कर रहा है, मॉनिटर के संदर्भ में। तो मॉनिटर में क्या होते हैं, बेसिकली पिक्सल्स होते हैं, और पिक्सल याद रखना कैसे होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं भैया। कैसे होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, पिक्सल्स ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपने कोई इमेज भी होगी, फोटो खींचोगे, जूम किया होगा, तो इस तरीके किसी बॉक्स से वो फटते हुए नजर आती है। तो ये वाले जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये आपके मोबाइल का डिस्प्ले है। पिक्सल कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, चौखट्टे, याद रखना, वर्गाकार। चलिए, तो क्या होगा इसका, पिक्सल पर इंच। तो जहां भी पिक्सल पर इंच दिखे उसको आप आंसर लगा दीजिए।
है ना, पोर्ट पर इनपुट पेज पे, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्टार्टअप के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा उसके पहले, फर्मवेयर इनिशियल हार्डवेयर की प्रारंभिक डायग्नोस्टिक जांच करता है। कौन करता है? तो इसके पहले हमारे पास में क्या है, यहाँ पर पोस्ट है, ये हार्डवेयर को चेक करता है कि भी चल रहे नहीं चल रहे। चलाता कौन है इसको चलाता है भी है बायोस। बायोस का पहला काम क्या है? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये वाला। पेस्ट नहीं होगा, पोस्टमैन है ना, POP3 प्रोटोकॉल ये भी नहीं होगा। अगला है, कौन सी टेक्निक मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव को परफॉर्मेंस, रिडेंसी अथवा दोनों बढ़ाने के उद्देश्य से कंबाइन करती है? तो हमारे पास में यहाँ पे इस तरीके के एक तकनीक के बारे में बात की जा रही है जो क्या करेगी, फिजिकल डिस्क ड्राइव मतलब मल्टीपल, बहुत ज़्यादा क्या लगा सकते हो, एक से ज़्यादा वहाँ पर आप हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, रिडेंसी भी बढ़ा सकते हो, तो या दोनों एक साथ बढ़ा सकते हो। ये कौन सा हमारे को फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है बेसिकली हमको बायोस के अंदर से जाके ऑप्शन मिलता है। पहले देखो यहाँ पे क्या OCR का यूज़ क्या करते हैं, हाथ से लिखा होगा या कोई पुराना दस्तावेज होगा उसको स्कैन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ये तो नहीं होगा। हमारे पास में ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये ASCII कोड होते हैं, है ना। ये ASCII क्या करता है, हमारी लैंग्वेजेस को मान्यता भी देता है, उसकी बात यहाँ पे नहीं होगा। फिर वहाँ पर RAID है, तो RAID जो होता है हमारे पास में, ये आप जो दिख रहा है ना, ये वही है क्या, रिडेंसी वाला है ना। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। RAID में अगर हमने हार्ड डिस्क को सेट, मल्टीपल हार्ड डिस्क जब भी आपके कंप्यूटर में हो तो हम RAID पर सेट करते हैं, इसको याद रखना, ठीक। इसके अलावा बायोस है, तो बायोस तो आपको पता ही है क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में नहीं है? तो अभी मैंने बता दिए थे आपको सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस। अगर हम देखें, ट्रैक बॉल ये होता है, टच पैड ये भी होता है, माउस ये भी होता है, स्पीकर नहीं होता है। तो कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग मतलब जिससे पॉइंटर हमको मिलता है उसकी बात हो रही है। किस पैराग्राफ की पहली लाइन लेफ्ट मार्जिन से शुरू होती है जबकि उसके बाद की सभी लाइनें अधिक दाईं ओर शुरू होती है? कौन सा इंडेंटेशन उपयोग होता है? देखिए यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो इस तरीके से कि ये क्या है, आपके पास में पेज है, यहाँ पे पहली लाइन क्या है आपके, ये करीब आ गई है किसकी, पेज की बॉर्डर के, और बाकी लाइनें कैसी है, ऐसी पीछे की तरफ है, ऐसी कंडीशन। मतलब पहली लाइन कहाँ है, सामने की तरफ, मतलब लेफ्ट मार्जिन कहाँ है हमारे पास में, लेफ्ट मार्जिन यही है, तो इसके करीब हो गई, बाकी कैसी होगी, अंदर की तरफ, उधर पीछे की तरफ कहाँ हो गई, दाईं तरफ हो गई। एक कंडीशन और आती है हमारे पास में इस तरीके से, ये जो पहली लाइन होगी वो कैसी होगी, अंदर की तरफ, और बाकी लाइनें कैसी होगी, इस तरीके से। ऐसा हम पैराग्राफ सेट करते हैं, आपको पता ही है। दो कंडीशन है, ठीक। अब हमसे बोल रहा है कौन सा इंडेंटेशन है, मतलब हमको इंडेंट बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमको बोल रहा है गटर मार्जिन, तो ये जो मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं इसके अलावा छोड़ा गया एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जो बाइंडिंग करते समय यूज में लाया जाता है। तो प्रश्न से रिलेट तो नहीं करा, इंडेंट की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो ये भी गलत। फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात कर रहा है, मतलब पहली लाइन को इंडेंट आपको करना है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन जो कहलाता है तो वो है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने क्या रखा, ए वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है आपके पास, फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब पहली लाइन को आपको पीछे की तरफ धकेलना है मार्जिन से दूर, ठीक है, और बाकी लाइनें कैसी होगी, लेफ्ट मार्जिन के करीब, तो वहां पर लग गया। फिर हमारे पास में राइट इंडेंटेड, तो राइट इंडेंट हमारे पास में कहा इंक्रीज या डिक्रीज हो क्या, राइट या तो पूरा राइट तरफ सरका दो, ये भी प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। हमारे पास में हैंगिंग इंडेंट, तो हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, पहली लाइन को हमने सामने बॉर्डर के पास में कर दिया, बाकी लाइनें कैसी आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। पहली लाइन लेफ्ट साइड में कैसी होगी, करीब में होगी, और बाकी कैसी होगी, पीछे की तरफ, तो ये कहलाता है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। और फर्स्ट लाइन इंडेंट की अगर बात करेगा तो वो क्या है, सिर्फ पहली लाइन जो आपके पास में होती है उसको सरकाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला है, कई डॉक्यूमेंट पेज पर मेन कंटेंट के पीछे हल्के रूप में कॉन्फिडेंशियल जैसे टेक्स्ट को दिखाने के लिए कौन सा फीचर सबसे उपयुक्त है? तो ये देखा होगा कॉन्फिडेंशियल पीछे की तरफ दिखता है ना, ये आपने नोट में देखे होंगे, गांधी जी ऐसे लाइट में देखा होगा, गांधी जी दिखते हैं वहां पर पीछे की तरफ।
तो ये बेसिकली ये कोई ऑफिशियल लेटर होगा, उस पर कई बार ड्राफ्ट लिखा रहता है, कई बार कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है, भांति भांति प्रकार के रहते हैं। हमारे भी अगर नोट्स वगैरह देखो या इस समय आप इसको भी देख रहे हो तो पीछे की तरफ आपको ये इमेज दिख रही है, जो लोगो हमारा बना हुआ है ये आपको दिख रहा है। ये क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है। क्या कहलाएगा भैया? वो कहलाएगा वाटरमार्क। ठीक, हाँ, वाटरमार्क के लिए आपको बता दूं मैं कि वाटरमार्क जो हम अपन नए वर्जन है ना, उसमें डिजाइन के अंतर्गत बैकग्राउंड रहता है, वहां पर हमको वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है, इसको याद रखिएगा। डिजाइन टैब में एमएस वर्ड। कौन सा फॉर्मेटिंग फीचर डॉक्यूमेंट पेज की बाहरी एज के चारों ओर डेकोरेटिव लाइन या फ्रेम लगाते हैं? तो कौन सी फॉर्मेटिंग है जो डॉक्यूमेंट, आपका ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पेज के क्या करेगा भैया? चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ क्या करेगा? ऐसी डेकोरेटेड क्या लगा देगा भैया? लाइन लगा देगा। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये हमारे पास बेसिकली होता है क्या है, डॉक्यूमेंट का हम लोग क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। पेज के चारों तरफ अगर हमने ऐसी लाइन खींच दी क्या कहलाएगी? वो बॉर्डर। दैट मीन्स वो क्या हमारे पास में, वो है हमारे पास में पेज बॉर्डर होने वाली है। पैराग्राफ इंडेंट, ये लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट हाईलाइट, ये सब अलग अलग है और ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। H2O जैसा मैथमेटिकल, है ना, या केमिकल एक्सप्रेशन में डिजिट 2 पर कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग लागू किया गया है? क्या लिखा है अभी यहाँ पे? H2O लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा हम लोगों ने मैथमेटिक क्या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग लगा दी है? ये कौन सा इफेक्ट हम लोगों ने लगा दिया है? तो यहाँ पर 2 कहाँ दिख रहा है हमको? नीचे। अगर यही हमारे पास में क्या होता, इस तरीके से होता, 2 कहाँ पे चला गया? अब ऊपर की तरफ। तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता? वो हमारे पास में वो हो जाता भैया सुपर स्क्रिप्ट। ऊपर जाता हो सुपर स्क्रिप्ट, ये कहां पर आया? नीचे आया है, इसलिए क्या होगा? सब स्क्रिप्ट। नीचे की तरफ हम क्या यूज करते हैं? सब स्क्रिप्ट जो है इसका राइट आंसर है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू की अगर बात करें तो मान लो इस तरीके से लिखा गया है, इससे बीच में से लाइन खींच देते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, ऐसा कटा हुआ दिखता है, वो स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट और स्मॉल कैप में क्या होगा कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो आपने उसको क्या कर दिया? ऐसा स्मॉल कैप में लिख दिया, वो वाली बात। अगला क्वेश्चन है, वर्ड का कौन सा फीचर लॉन्ग डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लोकेशन को मार्क करके बाद में उसी स्थान पर जल्दी लौटने देता है? हाँ जी, बहुत लंबे चौड़ा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अब वहां पे कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो स्पेसिफिक आपके पास में आपने क्या कर दिया? किसी स्पेसिफिक मार्क। और डॉक्यूमेंट में तो स्पेसिफिक मार्क किस पे लगा सकते हैं भाई? टेक्स्ट होगा हमारे पास में, पैराग्राफ में टेक्स्ट होंगे, तो उस पे करके और बाद में उसी स्थान पर क्या कर सकते हैं? जल्दी से हम लौट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि मान लो ये आपका क्या है? डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पर हमने ये कोई वर्ड है, इस पे हमने क्लिक किया और क्लिक करते से हम लोग किसी दूसरी जगह पे चले गए, एक्चुअल जो लोकेशन पे हमको जाना था वहां चले गए, और वहां से फिर वापस हमने क्लिक करके कहाँ पे आ गए? हम लोग वापस यहाँ पे आ गए। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में कि वर्ड का फीचर है। ठीक है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लोकेशन को मार्क करके बाद में उसी स्थान पर जल्दी से लौटने के लिए हम लोग यूज करते भी है किसका? बुकमार्क का। और जब हम वेब पेज पे अगर बात करते हैं तो कोई वेबसाइट अगर हमको जल्दी मतलब बहुत ज्यादा हमको यूज करने की रहती है तो क्या करते हैं हम लोग? उसका एड्रेस हमने ओपन कर लिया, सब पेज उसका होम पेज ओपन हो गया, उसके बाद हम उसको बुकमार्क लगा देते हैं। बुकमार्क लगा के वापस हम होम टैब पे आ गए। अगली बार हमको ओपन करना है तो हमने वेब ब्राउजर ओपन किया और बुकमार्क वाली बटन पर बस क्लिक करना है, सीधे हम उस पेज पे आ जाएंगे जल्दी से, है ना। तो बस याद रखना क्या कहलाता है? वो बुकमार्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फीचर नंबर्ड हेडिंग, फिगर, टेबल अथवा अन्य आइटम का रेफरेंस इंसर्ट कर सकता है और नंबरिंग बदलने पर उसे अपडेट भी किया जा सकता है? तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, देखिए क्या हमारे पास में बोल रहा है? नंबर, हेडिंग बोल रहा है, फिगर भी बोल रहा है, टेबल ही बोल रहा है। हेडिंग मतलब जो हेडिंग लगाते हैं हम पार्ट की, लेसन की, उसकी बात हो रही। फिगर मतलब जो वहाँ पे चित्र लगाते हैं, आकृतियां लगाते हैं, उसकी बात कर रहा है। टेबल जो हम टेबल बनाते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने इंडेक्स देखा होगा, किसी भी बुक पे इंडेक्स, यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे नंबर लिखा होगा, यहाँ पे पार्ट का नाम लिखा होगा, यहाँ पे किस नंबर पे है, पेज किस नंबर, बुक में सामने इंडेक्स होता है वो वाला। तो वैसे वाली चीजें हम यहाँ पर जो हमको प्रश्न बता रहा है ऐसा कैसा हम लोग कर सकते हैं। बाद में कुछ करेक्शन रहा तो हम इस लिस्ट को करेक्ट भी कर सकते हैं।
तो चूंकि हम लोग MS वर्ड की बात कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म है, तो पेज हम ऐसे पलटाने से तो रहे बार बार, है ना। यह पेज हम कितने स्लाइड करके ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो हमने क्या करते हैं, सामने जो इंडेक्स बनता है उसी में हम लोग हेडिंग के साथ में और क्या लगा देते हैं, हाइपरलिंक लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका से आपको क्या बनाना है, टेबल तैयार करना है ना। ये रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हैं हम वहां पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर क्या होगा हमारे पास में सिर्फ इसकी बात करें हेडिंग्स की, तो हम बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, याद रखना टेबल ऑफ कंटेंट। दूसरा हमारे पास में अगर फिगर की बात होगी, हम बना सकते हैं टेबल ऑफ फिगर, है ना, कि आकृति के हिसाब का टेबल बना सकते हैं हम लोग, या कंटेंट के हिसाब से बना सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन कहाँ मिलते हैं हमको बोल रहा है क्रॉस रेफरेंस, हमको बोल रहा है फॉन्ट, कलर फॉन्ट, जूम और क्लिपबोर्ड। तो इन दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं किसके द्वारा, क्रॉस रेफरेंस के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहां पर मान लो कोई कंटेनर उस पर हमने क्लिक किया तो कहाँ चले जाएंगे, सीधे उसकी डिटेलिंग पे चले जाएंगे हम लोग। उस तरह से हम क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं, जैसा उसने बताया है इसके अकॉर्डिंग भी। और सामान्य तौर पे भी हम क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि हमारी MS वर्ड की फाइल में हमने किसी और फाइल का वहां पर रेफरेंस दे दिया। अब अगर वहां पे किसी को डिटेल में पढ़ना होगा उसका, तो उस पर क्लिक करके जाके वो डिटेल में पढ़ लेगा। हमारे हिसाब से जितना देना था उतना हमने वहां पर दे चुके हैं, उस पैटर्न की बात हो रही। तो याद रखना क्या होगा, वो क्रॉस रेफरेंस। फॉन्ट कलर आपको पता है, जूम आपको पता है, क्लिपबोर्ड भी आपको पता है। चलिए, तो ये हमारे पास में आज आई थिंक 14 नंबर का ये वीडियो हो चुका है। इसके पहले के लिंक मैंने बता दिया आपको, आई बटन में है 13 की। और क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिए, ऑप्शन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एग्जाम को निकालने के लिए हमारे को सबसे अच्छी जो चीज है वो ये होनी चाहिए कि प्रश्न पहले समझ में आए। प्रश्न समझ में आएगा तो आंसर गलत होगा ही नहीं। अगर हम प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो तुक्के लगा के फिर क्या ही बात करेंगे। ठीक है, इसलिए प्रश्न को समझिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक के हमारे वीडियो हो गए। इसके आगे की जो क्लास होगी हमारे पास वो हम पढ़ेंगे कल आएगा हमारे पास 15 नंबर का वीडियो। तो जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और वो लोग चैनल को सब्सक्राइब याद से करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आते से ही जैसे वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, फिर आप क्लास को देख सकते हैं। चलिए, हम लोग मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।